डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी के बीच कल जीवों का जनन पार्ट नंबर 1 स्टार्ट किया गया था और आज 2 स्टार्ट किया गया है। जैसा कि सूक्ष्म प्रवर्धन आज के वीडियो में स्टार्ट होगा और एक मोटिवेशन आपको देना चाहते हैं कि मेरे वीडियो में हमारी पर्सनालिटी या हमारे अगल बगल या जो भी कुछ चीज़ें हैं उनको ना देखें। अगर उनको देखने लगेंगे तो आपकी पढ़ाई एक तरीके से व्यर्थ है, यानी आप पढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पर्सनालिटियों पर जा रहे हैं, आप अपने नॉलेज और अपने टारगेट को नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि मैं जो भी स्पीक करूं, जो भी मैं आपके बीच बोल रहा हूं, वो 100% वो एक नॉलेज का इंटेलिजेंटल है। इसलिए ध्यान रखें। सर्वप्रथम मैं मोटिवेशन इसलिए देता हूं ताकि विद्यार्थियों पर वो असर पड़े और उसका वो लाभ उठाएं। ठीक, मेरा मोटिवेशन ये है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। मैंने कहा कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों, कभी अपने आप को निंदा और शर्मिंदगी या जो भी मैंने बताया लक्ष्य को कभी भूलने और भटकने मत दीजिएगा। अपने टारगेट को अपने माता पिता के पास लाइएगा। अब आपके बीच हम नॉलेज का टॉपिक लेकर चलते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन लगाकर वीडियो को देखें। सूक्ष्म प्रवर्धन आपको अब जानकारी देंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है अक्सर बायोलॉजी टॉपिक से। हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर सेट में है। ठीक, इस विधि में जो पादपों का प्रवर्धन होता है वो कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को संवर्धन माध्यम से प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब जो इसके लाभ हैं, अब आपको लाभ बताएंगे कि इसके लाभ क्या क्या है। फर्स्ट, इस विधि द्वारा विषाणु जनित रोगों से मुक्त पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस विधि द्वारा बहुत कम समय में तथा कम स्थान में उच्च संख्या में पादपों का प्रवर्धन संभव है। ठीक, ये सेकंड पॉइंट हुआ। किसका हुआ? सूक्ष्म प्रवर्धन का। और थर्ड पॉइंट है, इस विधि द्वारा प्राप्त पादप प्रायः आकारिकी व आनुवंशिकी में मातृ पादप के समान होते हैं। ठीक, से आप नोट भी टाइप करते चलें। जैसे नोट में हम आपको दे सकते हैं सेब, नाशपाती आदि में सतत दाब द्वारा प्रवर्धन होता है। ठीक, ये हुआ हमारा किसका हुआ? प्रवर्धन का हुआ। ठीक, अब आपको बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब आप लैंगिक जनन जाने कि लैंगिक जनन होता क्या है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। विद्यार्थियों जरा ध्यान दें। इस प्रकार के जनन में दो जनकों यानी अधिकतर माता एवं पिता में, ठीक, से नई संतान का निर्माण होता है। और इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं दो प्रकार के युग्मक यानी जीमेट्स जिसे कहते हैं बनाती हैं, और जो स्वभावतया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, और इन युग्मकों के संयुग्मन यानी निषेचन जिसे कहते हैं के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर एवं मादा में वर्गीकृत होते हैं। जरा विद्यार्थी फिर से ध्यान दें, भी नहीं समझे हो तो। मैं ये नहीं कहता कि जितना मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूं आप वैसे ही बताएं। आप दूसरे टॉपिक से भी बता सकते हैं, यानी दूसरी तरह से भी आप बता सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में जो दो जनक होते हैं, दो जनक यानी अधिकतर माता पिताओं में, और ऐसी नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक यानी जीमेट्स बनाती हैं, जो स्वभावतया एक
दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, और इन युग्मकों के संयुग्मक यानी जिसे कहते हैं निषेचन के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर एवं मादा में वर्गीकृत होते हैं। ठीक, आप समझ गए। अब आपको बताएंगे जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब आप जीवन चक्र की अवस्थाएं समझिए। जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या क्या हैं, कैसी हैं, कितनी हैं। प्रजनन के संबंध में जीवों को जो जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल जो होती हैं वो 3 मुख्य अवस्थाएं में बांटी होती हैं। ठीक, अब आपको पहला बताएंगे किशोरावस्था अथवा कायिक अवस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था, और तीसरा है हमारे ख्याल से तीसरा है शायद जीर्णावस्था। विद्यार्थियों भले ही देर में याद आई लेकिन याद आई। जीर्णावस्था जिसे कहते हैं, पहला हम आपको बताए हैं किशोरावस्था जिसे कहते हैं कायिक अवस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था और तीसरा है जीर्णावस्था। ठीक, तो आपको बताएंगे किशोरावस्था अथवा कायिक अवस्था है क्या। यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है और इस काल में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है और जीव के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त हो जाते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। अब आपको दूसरे वर्जन में है प्रजनन अवस्था। अब ध्यान रखिए प्रजनन अवस्था में क्या अंतर है। इस काल में जो लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता विकसित होती है वही प्रजनन अवस्था है। अब आपको हम इसके टाइप्स बताते हैं। जैसे पहला है पादप प्रजनन अवस्था। ध्यान रखिए पादप प्रजनन अवस्था क्या है, जिसे कह सकते हैं लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय। लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पादप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोकॉर्पिक और दूसरा होता है पॉलीकॉर्पिक। तो हम आपको बताएंगे पहला मोनोकॉर्पिक। ये पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, आपको बताएं गेहूं, चावल, मेरीगोल्ड यानी गेंदा और गाजर, हेनबेन आदि तमाम प्रकार के ले सकते हैं। अब आपको बताएंगे पादप प्रजनन अवस्था के दूसरा टॉपिक जिसे कहते हैं पॉलीकॉर्पिक। तो पॉलीकॉर्पिक भी ध्यान से समझिए विद्यार्थियों। पॉलीकॉर्पिक में ये कहता है कि ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट ये बहुवर्षीय पादप हैं और जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण अगर ले सकते हैं जैसे आम, सेब, अंगूर, संतरा आदि। ठीक, ये हुआ हमारा पॉलीकॉर्पिक। अब आपको सेकंड वर्जन यानी जंतु प्रजनन अवस्था यानी प्रजनन अवस्था को हम 2 ए ग्रेड आपको बताया पादप प्रजनन में मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक। ये कन्फर्म हुआ। अब आप ध्यान समझिए जंतु प्रजनन अवस्था। जंतु प्रजनन अवस्था ये है, इसकी निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। आपको निम्न लिखते चलिए, गहराई से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मौसमी प्रजनन वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। ठीक, और उदाहरण ले सकते हैं जैसे मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी, हिरण, बाघ आदि। ये सब क्या है, ये सब हैं मौसमी प्रजनन वर्ष की यानी मौसम के हिसाब से निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। मैंने आपको बताया मेढक, छिपकली हो गया और अधिकतम परिपक्वता के बाद जो जैसे अधिक पक्षी हो गई, हिरण हो गई, बाघ हो गई, ये सब है। अब आपको बताएंगे सतत प्रजनक में उनकी लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है। जैसे दुधारू पशु, मुर्गियां, चूहे, खरगोश, रानी, मधुमक्खी, मानव आदि। ये सब है क्या, ये सब जंतु प्रजनन अवस्था के उदाहरण है। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको बताएंगे कि क्या नाम है अपरायुक्त स्तनधारियों जिसे कहते हैं
प्लेसेंटल मैमाइस जिसे कहते हैं, प्लेसेंटल मैमाइस, हाँ शायद यही कहते हैं, हमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है जरूर, लेकिन यही कहते हैं। और जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं वे मादाएं अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोनों में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं। इसी को हम अपरायुक्त स्तनधारियों का व्याख्या कर सकते हैं। मैंने आपको यही बताया ना कि वे मादाएं अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोनों में अपने प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं, उसे हम अपरायुक्त स्तनधारियां कहते हैं। ठीक, अब हम इसके अगर क्या नाम है और कुछ बढ़ा के चढ़ा के बात करें तो ये चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला ऋतुस्राव या रज चक्र, नोट भी करते चलिए विद्यार्थियों, ये मोस्ट है। ऋतुस्राव या रज चक्र हम लोगों के एग्जाम सेट में पूछा गया था, ये जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, उसे हम ऋतुस्राव या रज चक्र जिसे कहते हैं। प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर एवं मनुष्य, ये सब किस में आते हैं? रज चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। ठीक, अब आपको बताएंगे मध चक्र क्या होता है, जिसे कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो नॉन प्राइमेट यानी गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा, चीता, ये सब किस में आते हैं? मध चक्र में आते हैं, यानी ओस्ट्रस साइकिल में आते हैं। अब लास्ट आई बची है आपका जीर्णावस्था। क्या है? जीर्णावस्था। तो ध्यान से देखिए जीर्णावस्था है क्या, मैं बोल के आ रहा हूं, इसको भी नोट करते चलिए। जीर्णावस्था में आपको हम ये कह सकते हैं, यह पश्च जनन काल जिसे कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जिसमें जीव के शरीर के सभी देह अंगों की व ऊतकों की कार्य क्षमता घट जाती है एवं रोग उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का विकास होने लगता है, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है, उसे हम जीर्णावस्था कहते हैं। ठीक, अब आपको लैंगिक जनन की घटनाएं बताते हैं। लास्ट टॉपिक चल रही है अब, लैंगिक जनन की घटनाएं क्या क्या है, कैसे हैं। लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। आप देखिए 3 श्रृंखलाएं कौन कौन है। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, और दूसरा है निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक, जरा याद कर लीजिए और कह सकते हैं जैसे निषेचन पूर्व घटनाएं। अब आपको पहला हम बताते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं वो हैं जो युग्मकों के संयोजन या निषेचन से पूर्व की सभी घटनाएं चरण में सम्मिलित होती हैं तथा इसमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। ठीक, ये हुआ हमारा निषेचन पूर्व घटनाएं। अब आपको बताएंगे निषेचन क्या है। ध्यान रखिए, निषेचन वो है जो नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। मैंने आपको यही बताया ना कि नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है और यह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक व बाह्य। यानी आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो और बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं अब 3rd पॉइंट पे आते हैं जो कहता है निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पश्च घटनाएं, ध्यान से सुनिए, मैं कह के आ रहा हूं कि लैंगिक जनन में जो निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं का निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, वही जिसमें युग्मनज निर्माण एवं भ्रूण का विकास, भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं हैं। मैंने आपको ये बताया कि निषेचन पश्च घटनाएं लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात
होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मनज निर्माण एवं भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक, ये हुआ हमारा निषेचन पश्च घटनाएं। अब आपको बताएंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन सुनिए, अनिषेक जनन ये भी मोस्ट है क्वेश्चन। अनिषेक जनन सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि लैंगिक जनन में अगुणित शुक्राणु अंडाणु में संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। ठीक, और जिससे नए जीव का निर्माण होता है, परंतु कई जातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतत जीव विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक, और इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 में एफिडट्स में खोजा था। किसमें खोजा था? ध्यान रखिए, चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 में एफिडट्स में खोजा था। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसी टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। ये पूरी तरीके से ये टॉपिक समाप्त हो गई। यानी कौन सी टॉपिक? जिसे कहते हैं, आपके बीच में लिखा है जीवों में जनन। ठीक है, तो अब मैं अगले टॉपिक जो बताऊंगा उसका मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। ये उसका प्रश्न उत्तर कैसे बनेगा, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जो भी प्रश्न हम आपको जितना पढ़ाए हैं उससे हम आपको प्रश्न आंसर कराएंगे। विद्यार्थियों, मैं व्हाइट बोर्ड के नज़र पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पीछे वाला कैमरा है वो सिचुएबल नहीं है, यानी पूरी तरीके से वो लाइटिंग में नहीं आ पा रही है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आगे वाले ही कैमरा से आपके सामने पढ़ाऊंगा। और जहाँ फिगर वाली रही बात, तो मैं फिगर जैसा भी हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा व्याख्या सहित स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इसी बात को अब विराम करते हैं। लगे रहिए डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर। और बायोलॉजी के कहीं से आपको क्वेश्चन डाउट हो तो हमसे कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं, मैं उसका सवाल का जवाब आपको तुरंत दूंगा। यही नहीं, केवल यही टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी टॉपिक आप बायोलॉजी से हमसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं दीपचंद प्रजापति अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।